Hello students, myself Dr. Seema Tripathi, and today I will be speaking on the topic atomic structure, and this is for the BSc 4th semester students. Let us first discuss about the structure of atom designed by scientists in earlier days. So one of the earliest models of atom was proposed by Rutherford, according to which most of the mass of an atom is concentrated in a small dense nucleus and electrons revolve around the nucleus. यानी रदरफोर्ड के जो मॉडल ऑफ एटम था उसमें मास ऑफ द एटम जो था वो किसमें कॉन्सेंट्रेटेड था, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व करते थे अराउंड द न्यूक्लियस. Bohr achieved the major breakthrough in understanding the structure of atom. रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फिर भी बहुत खामियां थी जो आगे चल कर के बोर ने जो नील बोर ने 1913 में जो 1913 में जो है इस कमियों को दूर करते हुए he achieved the major breakthrough in the understanding of structure of atom. So Bohr gave his model of atom. He gave the concept of discrete energy levels or orbits in which the electrons can revolve. यानी बोर के कॉन्सेप्ट में क्या था कि जितने भी एटम्स हैं उनमें ऑर्बिट्स हैं, दे हैड डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोई ना कोई ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक. Now, according to Bohr's model of atom, as long as the electrons move in a particular orbit, it does not gain or lose energy. क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो एनर्जी जो है वो इट इज कांस्टेंट, यानी दे नाइदर लूज एनर्जी नॉर दे गेन एनर्जी. Bohr postulated that the angular momentum of an electron revolving around the nucleus has definite values which are whole number multiples of h upon t. यानी कि electrons जो है वो revolve कर रहे हैं around the nucleus, so that means they are having circular path. So when they are revolving, that means they have got momentum, and they are revolving circular path, so that means they have angular momentum. Now that the nucleus around the nucleus and definite values which are whole number multiples of h upon 2 pi. और ये angular momentum की क्या वैल्यू थी? It was whole number multiple of h upon 2 pi, जहाँ पे h जो है वो Planck's constant. The appearance of various spectral lines in the emission spectra of hydrogen can be explained in terms of Bohr's theory of structure of atom. अगर हम हाइड्रोजन का emission spectra देखें तो उसमें बहुत सारी वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो दिखती हैं, जिसको बोहर ने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थ्रू एक्सप्लेन किया. यानी कि बोहर एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. और वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या नाम था उनका? दे वर कॉल्ड एज लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज एक्सेट्रा इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अच्छा, अब ये सीरीज कहाँ से आती हैं? ये सीरीज जो भी लाइमन है, बामर है, पास्टियन है, और इसके अलावा ब्रैकेट है, पीफन, जितनी भी सीरीज हैं ये कहाँ से आती हैं? ये तभी आती हैं व्हेन दी इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल्स, यानी तभी ये लाइंस आपको दिखेंगी. ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. Now the first one is the Lyman series, which is seen in the ultraviolet region. इस Lyman series में क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में है, यानी n equals to 1 है. ठीक, अब जितनी भी हायर एनर्जी लेवल है, यानी कि n equals to 2, n equals to 3, 4 एंड एक्सेट्रा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हायर एनर्जी लेवल से, यानी कि n equals to 2, 3, 4, 5 से जो है जब जंप करते हैं n equals to 1 में, तो कई सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हमको दिखती हैं, और ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या कहलाती हैं? लाइमन सीरीज, विच वाज फाउंड आउट बाय द साइंटिस्ट लाइमन. नेक्स्ट आता है हमारा बामर सीरीज. ठीक, जो दिखती है हमें विजिबल रीजन में. यहाँ पे हमारा
जो है N1 जो है वो क्या है ना 2, N1 जो है हमारे बराबर 2 है, और हायर एनर्जी लेवल्स यानी N2 जो है वो क्या है 3, 4, 5 एंड सो एक्स्ट्रा सो फॉर। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है जब इस हायर एनर्जी लेवल से यानी कि 3, 4, 5 से जब जंप करते हैं ये सेकेंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल में, तो दे give some spectral lines, and these lines were called as Balmer series. Again, a scientist who noticed these type of series. Then comes the Paschen series. Here also the N1 is equals to 3 and N2 is equals to 4, 5, 6, यानी हायर एनर्जी लेवल्स आपकी 4, 5, 6 हैं। और जब ये हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं किसमें N इक्वल्स टू 3 पे, तब हमको डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस दिखती हैं जिनको हम कहते हैं पाश्चन सीरीज, और इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन नियर इंफ्रारेड रीजन। Again, next we come to bracket series. यहाँ पे N1 is equals to 4 and N2 is equals to 5, 6, 7 etc. infinity तक, जहाँ से हायर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करते हैं N equals to 4. When they jump to N equals to 4 orbital, we see number of spectral lines, and these lines were called as bracket series, which was observed in far infrared region. The next one is P fund. Here N1 is equals to 5 and N2 is equals to 6, 7. Same again same यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, यानी कि ओवरऑल सब जो है हमको स्पेक्ट्रल लाइंस तभी दिख रही हैं जब हमारे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करते हैं नीचे लोअर एनर्जी लेवल्स पे. Then we see different types of series, that is Lyman, Balmer, Paschen, bracket and P fund series. ओके, दो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है बाय बोर, यानी कि बोर के पहले भी बहुत से साइंटिस्टों ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाया था, बट हर में कोई ना कोई कमी थी. तो इसके बाद जो है बोर जब अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेके आए थे, सो दैट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम विच हैड नो शॉर्ट कमिंग्स. लेकिन आगे चल कर के जब और साइंटिस्टों ने इसके ऊपर स्टडी किया तो पता चला कि बोर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी जो है बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी. क्या थी वो? फर्स्ट है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम और आयंस. यानी बोर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किसी भी एटम को जो है अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसका स्पेक्ट्रा क्या होगा ये बताने में असमर्थ थे बोर्स, यानी ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट दी स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन द एटम और आयंस वर प्लेस्ड इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. तो उसका क्या इफेक्ट था? It was observed that when the source of a spectrum is placed in a strong magnetic field, each spectral line is further split into number of lines. यानी किसी भी एटम और आयंस को अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या होते हैं, वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं नंबर ऑफ लाइंस में. तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और दे स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ लाइंस, देन इट इज कॉल्ड एज ज़ीमैन इफेक्ट. Or if it is placed in the electric field, then also they split into number of lines, and this effect is called as Stark effect. इन सब चीजों को जो है बोर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है कि एटम और आयंस जब मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो व्हाई दे फर्दर स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ लाइंस. ठीक, नेक्स्ट शॉर्ट कमिंग थी कि बोर्स थ्योरी ऑफ एन एटम वाज सक्सेसफुल इन अकाउंटिंग फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स. बोर जो है अपने स्पेक्ट्रम को जो है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे. हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जैसे हीलियम प्लस है, लिथियम 2 प्लस है, इनके स्पेक्ट्रा के बारे में तो बोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन के ऊपर भी एक्सप्लेन किया. लेकिन जब कभी भी हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के ऊपर आते हैं तो बोर कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्पेक्ट्रा ऑफ दोज एटम्स. ठीक, so this was also one of the shortcomings of Bohr. Next objection came from Heisenberg uncertainty principle. हेजनबर्ग साइंटिस्ट जो थे वो काम कर रहे थे अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर अपनी स्टडी कर रहे थे, और उनकी स्टडी में ये पता लगा
कि जब कभी भी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स जब कहीं रिवॉल्व करते हैं तो हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट उसकी वेलोसिटी के बारे में साइमल्टेनियसली यानी उसी समय जो है हम दोनों ही चीज़ों को एक्सप्लेन एक्यूरेटली नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन पर्टिकुलर ऑर्बिट, यानी कि वो पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं और उसके वेलोसिटी या मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस वक्त तो सब ठीक था कि ये बात सबने मान ली और ये सब सही था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब हेजनबर्ग अपनी स्टडी करके आए तो उन्होंने जो एक प्रिंसिपल लेके आए दैट वाज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसमें जो कि यही था कि दोनों ही चीज़ें यानी कि पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में हम एक साथ नहीं पता लगा सकते हैं। तो व्हेन उन्होंने जब बोर्ड से पूछा तो बोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट दिस, एंड इसकी वजह से जो है अगेन बोर्ड की जो स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था वो एक तरह से डिस्कार्ड किया गया है, या ये मान के चलें कि दैट वाज वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर्स थे। ओके, आफ्टर हेजनबर्ग केम डी ब्रोगली इन 1923। डी ब्रोगली भी अपने स्टडी कर रहे थे लाइट के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि लाइट जो है इट हैज़ ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब होता है कि उसमें वेव कैरेक्टर भी होगा, उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी होगा। लेकिन बोहर जब तक डी ब्रोगली नहीं आए थे तब तक उन्होंने ये कहा कि लाइट हैज़ गॉट ओनली अ पार्टिकल कैरेक्टर, यानी बोर ने जो है वेव कैरेक्टर के बारे में कोई चर्चा नहीं की है अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एटम या अपनी स्टडी में। तो दिस वाज अगेन वन ऑफ द रीजन व्हाई बोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डिस्कार्डेड। ठीक, अब आते हैं व्हाट वाज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। De Broglie's hypothesis was that it was thought that light is a stream of particles which are photons. Light जो है it is a stream of particles है, ठीक है, which are photons. However, this concept failed to explain the phenomena of interference and diffraction, which could be explained only if light is considered to have wave nature. वो कह रहे थे कि light जो है it has got only particle nature. तो अगर लाइट जो है इट हैज ओनली पार्टिकल नेचर, तो फिर लाइट जो है वो फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था अगर लाइट के पास सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर है। लेकिन जब डी ब्रोगली ने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट चूंकि इट हैज गॉट वेव कैरेक्टर ऑल्सो, because of which, due to which it could explain about the phenomena of interference and diffraction. But at the same time, it was observed that the phenomena of black body radiation and photoelectric effect could be explained only if light is considered to have particle character. तो अगर लाइट जो है उसके पास सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर है तो फिर वो फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। तो वहां तो ठीक था कि लाइट के पास अगर पार्टिकल कैरेक्टर है तो फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था। बट डी ब्रोगली ने कहा कि नहीं, लाइट जो है वो फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब लाइट के पास वेव कैरेक्टर भी हो। लेकिन जब तक बोर थे उन्होंने तो उसके वेव कैरेक्टर के बारे में चर्चा नहीं की। तो लेकिन डी ब्रोगली इस लेके आए थे, इसकी वजह से डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस बाद में ये मान के चले कि इट हैज गॉट ड्यूअल कैरेक्टर, यानी कि इट वाज कंक्लूडेड दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज अ वेव नेचर, यानी कि लाइट के पास दोनों ही नेचर हैं, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दैट इज इट हैज ड्यूअल नेचर। जो कौन लेके आए थे? डी ब्रोगली। De Broglie, a French physicist in 1924, advanced that the idea like photons, all material particles such as electron, proton, atom, molecule, piece of chalk, a stone, iron ball, यानी कि जितनी भी चीजें जो हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी हैं या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो भी हैं, सबके पास ड्यूअल कैरेक्टर है, यानी सबके पास पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर दोनों हैं। ठीक, the wave associated with a particle is called as matter wave or de Broglie's wave. de Broglie's wave क्या है कि जो वेव एसोसिएट करती है किससे? पार्टिकल से, दैट इज कॉल्ड एज de Broglie's
wave. Now what is de Broglie's relation? अगर हम डी ब्रोगली के रिलेशन के या डी ब्रोगली के इक्वेशन को लेके आए तो कैसे लेके आए थे कि इन केस ऑफ ए फोटोन इफ इट इज अज्यूम टू हैव वेव कैरेक्टर, अगर लाइट के पास सिर्फ वेव कैरेक्टर है तो इट्स एनर्जी कैन बी गिवन एज E इक्वल्स टू h nu. According to Planck's quantum theory, E equals to h nu where h is the Planck's constant. ठीक, यानी h जो है it is the Planck's constant, where nu is the frequency of the wave and h is the Planck's constant. अब आते हैं if the photon is supposed to have particle character. अगर light जो है it has got only particle character, then according to Einstein E equals to mc square, where m is the mass of the photon and c is the velocity of light. तो चूंकि दोनों ही एनर्जी हैं तो अगर हम दोनों ही एनर्जी को इक्वेट कर दें यानी E h nu is equals to mc square, तो nu is equals to c upon lambda, where nu equals to c upon lambda, तो h into c upon lambda is equals to mc square और lambda equals to h upon mc. The above equation is applicable to any material particle, big or small. The mass of the photon is replaced by the mass of the material particle and the velocity c of the photon is replaced by the velocity v of the moving particle. Thus, for any material particle like electron, we may write lambda equals to h upon mv. यहाँ पे क्या है h पर ऊपर हमने देखा था लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc. अगर इस c को जो है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट थी इसको अगर हम मूविंग पार्टिकल में लेके आए तो और c को रिप्लेस कर दें v से तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv और लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, वेयर p इज इक्वल्स टू mv और p is the momentum of the particle and this equation is called as de Broglie's equation. अब आते हैं नेक्स्ट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. In 1927, a German physicist gave a principle about the uncertainties in simultaneous measurements of position and momentum of small particles. जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हेजनबर्ग ने कहा था कि कहते हैं जो है उन्होंने स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर स्टडी किया था किसके पोजीशन और मोमेंटम के बारे में. तो वही है उनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, that it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of small particles with absolute accuracy or certainty. Absolute accuracy और certainty से हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के पोजीशन और मोमेंटम के बारे में simultaneously नहीं बता सकते हैं. If an attempt is made to measure any one of these two quantities with greater accuracy, the other becomes less accurate. यानी एक को अगर आप उसकी पोजीशन की एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली लेस एक्यूरेट हो जाती है. तो अगर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम है डेल्टा पी, as we know that p equals to mv, so delta p is equals to m delta v, where m is the mass of the particle and delta v is the uncertainty in the velocity. ठीक, एंड ये भी हमको पता है कि कहते हैं इट इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई. तो अगर दोनों ही अनसर्टेनिटीज को यानी डेल्टा x और डेल्टा p को अगर हम एक साथ मल्टीप्लाई करें तो दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, या डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई और यहाँ पे डेल्टा x p की वैल्यू है m डेल्टा v, तो m x डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई और डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल्स टू h अपॉन 4 pi m. So this implies that the position and velocity of a particle cannot be measured simultaneously with certainty. अब एक्सप्लेनेशन टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब इसी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें टेकिंग अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन. ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक, अगर सपोज हम एक माइक्रोस्कोप ले लें और यहाँ पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं सपोज की पोजीशन ये है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो अगर हम एक इंसिडेंट लाइट को फोटोन इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट करें इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो
और ये हमारा माइक्रोस्कोप है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, अगर ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना होती तो इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओरिजिनल पाथ पे यानी इस तरफ आ जाना चाहिए था। बट चूंकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब लाइट जो है इंसिडेंट हुई इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इट ऑटोमेटिकली चेंज्ड इट्स पाथ, यानी उसने नया पाथ ले लिया, वो जाए इस तरफ आने के वो सीधा इधर चला गया। और ये कैसे पता चला? ये पता चला जो माइक्रोस्कोप हमारा है यहाँ पे, इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, इट चेंज इट्स पोजिशन एंड ऑल्सो इट्स वेलोसिटी। सो ये था हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Although Heisenberg's uncertainty principle holds good for all objects, but it is of significance only for microscopic particles. यानी Heisenberg uncertainty principle किसके ऊपर इम्प्लाई करता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक, अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर बात करें तो फिर ये आपका प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं होता है। सो ऑब्वियसली द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इनसफिशिएंट टू चेंज द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉडीज व्हेन इट कोलाइड्स विद देम। ठीक है, तो अगर कोई बिगर बॉडीज हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो पोजिशन और वेलोसिटी को चेंज करें। इफ द ऑब्जेक्ट इज लार्ज, इट्स पोजिशन एंड वेलोसिटी विल नॉट चेंज बाय द इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन। तो नहीं चेंज होगा क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि कोई फोटोन उसके ऊपर स्ट्राइक करे और इमीडिएटली वो अपना पोजीशन और वेलोसिटी को जो है वो चेंज कर ले। तो इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल हमारा सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर ही अप्लाई होता है, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक particles. Within a short time, a radically different model called the quantum mechanical model was proposed to account for new observations. तो धीरे 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 करते हुए जब डी ब्रोगली आए, हेजनबर्ग आए, प्लैंक्स आए और आगे चल के और भी जो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो धीरे धीरे हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें बोर भी आते हैं, तो धीरे धीरे करके बहुत से शॉर्ट कमिंग्स को लेते हुए वो मैकेनिक्स धीरे धीरे फेड आउट होती चली गई और हम रेडिकली डिफरेंट मॉडल ऑफ स्टडी पे आ गए, दैट वाज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और इसके अंदर जो नए नए ऑब्जर्वेशंस आए, जो बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स को जो पहले वाली थी उनको फुलफिल किया और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आगे चल कर के हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर बात करें या हम क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर आ गए और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है फेड हो गया। और क्वांटम मैकेनिक्स जो था, इट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मैकेनिक्स जो विच कुड एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको वो एक्सप्लेन कर पाए। तो sophisticated quantum mechanical model of atomic structure was derived when the work of de Broglie, from the work of de Broglie, and the de Broglie भी आए, प्लैंक्स भी आए, श्रोडिंजर्स तो अपना वेव स्ट्रक्चर लेके आए, वेव लेके ही आए थे, और पॉली। तो इन सब ने मिलकर के जो है, जो पहले वाली हमारी जितनी स्टडीज थी उन सबको जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट किया। एक तरह से वो मैकेनिक्स ही खत्म हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स, और लास्ट में आई हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो I think this much was enough to explain about the structure of atom, in which हमने पढ़ा कि पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कौन से साइंटिस्ट थे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके आए और फिर वो चले, फिर उसके बाद फिर और आगे साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड आए, वो लेके आए अपना स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके आए, फिर उसमें भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हुई। फिर आगे चल कर के बोर आए, तो बोर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम को तो उस समय बहुत एडवांस्ड और बहुत अच्छा माना गया। ये मान के चले कि जितने भी पहले की शॉर्ट कमिंग्स थी उसको बोर ने जो है वो फेड आउट कर दिया है या ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब और साइंटिस्ट और बाकी आगे आए, जैसे कि डी ब्रोगली आए, हेजनबर्ग आए, इन सब लोगों ने मिलकर के जो है और भी जो स्टडीज़ की, तो पता चला कि नहीं, क्या कहते हैं, हमारे बोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी और इन शॉर्ट कमिंग्स को फुलफिल किया डी ब्रोगली और
हेजनबर्ग और श्रोडिंजर्स वेव स्ट्रक्चर, वेव मैकेनिकल थियरी वगैरह, आप और भी बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट थे, वो सब इस चीज़ को लेके आए. तो आई थिंक दिस was enough for me to explain about on the structure of atom. Hope you find it meaningful to study on the structure of atom. So okay, thank you.